क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ कोर्स डिलीवरी इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कोर्स डिलीवर करने का कौन सा एक तरीका नहीं है टीचर सेंटर्ड अप्रोच में। टीचर सेंटर्ड यानी जहां शिक्षक केंद्र में है, जहां क्या है शिक्षक केंद्र में है। ठीक, बताइएगा। हाँ, यूपीटेट के लिए भी करा देंगे भाई क्लास आने वाले टाइम में। हाँ, चाचा विधायक है हमारे, एग्जैक्टली। वो किसका एग्जांपल है? नीड फॉर एफिलिएशन का एग्जांपल है, जिसमें नीड फॉर पावर भी इंक्लूडेड है। बी ऑप्शन कह रहे हैं 50% लोग, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ कोर्स डिलीवरी इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच। हाँ, लेक्चर मेथड होगा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी होगी, असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स फॉर समेटिव पर्पसेस, है ना। डिलीवरी का मोड ये नहीं होता, डिलीवरी का मोड ये नहीं होता। कोऑपरेटिव लर्निंग ऐसा नहीं है कि टीचर सेंटर्ड में नहीं हो सकती। अगर ये डी ऑप्शन नहीं होता तो हमारे बी के पास चले जाते, बी हमें अच्छा लग रहा था। तो अध्यापक केंद्रित उपागम में जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टली आपको असाइनमेंट्स और एग्जाम्स फॉर समेटिव पर्पसेस ही हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बट आपके एग्जाम के नेचर को देखते हुए मुझे लगता है कि इसी के साथ जाएंगे। होता है ना, एक इंट्यूशन होती है अंदर से हमें, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस इनमें ऐसे हैं जिनका जवाब कहीं दुनिया में नहीं है अभी। ठीक, और वो बोर्ड पे भी डिपेंड करेगा उसमें। तो अगर हम बात करें तो हम कोऑपरेटिव लर्निंग के साथ ही जाएंगे, क्योंकि जो मोड ऑफ डिलीवरी रहता है वो उसमें ग्रुप बनवा करके और वो सब नहीं कराएंगे उतना। एक बार को ये भी पॉसिबल है कि हम इसलिए उसको बुरा भी कहते हैं कि सबमिटिव पर्पसेस के लिए, ठीक है ना। तो बी के साथ ही जाएंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग। सहयोगी अधिगम पे उतना फोकस नहीं है जब डिलीवरी करते समय कि सब ग्रुप में ही बैठे हों। बिठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, या बिल्कुल भी नहीं है, कोऑपरेशन होता है। और छोटी क्लासेस के लिए लेक्चर मेथड, जिसको चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं, उसको प्रयोग में नहीं लाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। बट बड़ी पॉपुलेशन के लिए, यानी ज्यादा बच्चे हों अगर क्लास में, कम समय हो आपके पास, तो आप लेक्चर मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ याद रखनी है हमें, प्यूपिल टीचर रेशो डिस्कस करना है आरटी का। कई लोगों को कल कंफ्यूजन थी, है ना, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। और ये क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मेगर। मेगर की अगर हम माने, अ स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने दिए थे कि अनुदेशात्मक उद्देश्य, मान लीजिए इंस्ट्रक्शनल प्लान बना रहे हैं कि कैसे पढ़ाएंगे, उसके लिए उसमें करिकुलम प्लान भी आ जाएगा, इंस्ट्रक्शनल प्लान में यूनिट प्लान भी आ जाएगा, है ना। मतलब करिकुलम भी बन जाएगा, यूनिट भी, लेसन प्लानिंग भी। ठीक, तो मेगर की अगर माने तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं ना, कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या सीखेगा बच्चा इससे। स्टेटेड इन बिहेवियरल टर्म्स हैज टू मीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो मेगर के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जब आप सेट कर रहे हैं तो कौन से 3 क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा, बताइएगा। अभिषेक क्या कह रहे हैं, देखिएगा फटाफट से। दीदी स्माइल, आज मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। अच्छा अभिषेक, आप तो बैच में भी हैं, आपका नाम याद हो गया। देखिएगा 49% लोग डी कह रहे हैं। अब इसमें हम देखें तो 3 ही मुख्य रूप से 3 क्राइटेरिया हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल परफॉर्मेंस विच इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस, यानी अंतिम जो टर्मिनल परफॉर्मेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन। क्या आप चाह रहे हैं, आउटकम क्या चाह रहे हैं किसी भी एक ऑब्जेक्टिव से, कि इसका उद्देश्य क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ गुड आर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, हाँ ये परफॉर्मेंस बेस्ड भी होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स अंडर विच द बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड टू अकर, ये बात भी सही है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही बातें कुल मिलाकर के यहाँ सही है। ए, बी एंड सी इज राइट। इनके कुछ 3 एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं मेगर के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते समय। 1977 के आसपास ये आया था। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, एक एलिमेंट है। कंडीशंस जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, जो सेकंड ऑप्शन में दिया था। और जो क्राइटेरियन है कितना अचीव हुआ एंड ऑल, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट गेट्स मैरिड ड्यू टू वॉट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, है ना। देखो एक बार, अगर हम बात करें संगठनात्मक वातावरण या ऑर्गेनाइजेशनल वातावरण, एक ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण जो है वो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, किस व्यक्ति या किस वस्तु या किस परिस्थिति के कारण, बताइए फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस इनडिसिप्लिन, यानी बालकों की अनुशासनहीनता के कारण, लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण, संसाधनों की कमी के कारण, या फिर पेरेंटल इंडिफरेंस के कारण, या फिर वीक लीडरशिप के कारण। चारों ही ऑप्शन अपनी अपनी जगह पे सही हैं, बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो आपके सिलेबस में भी दी हुई है, लीडरशिप वाला जो टॉपिक है, उस पर हम कुछ अभी चर्चाएं भी करेंगे जो जरूरी है। इसलिए सेशन आप या तो पूरा देखें या बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अंत तक आते आते बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको
कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करेंगे साथ में, ठीक। तो वीक लीडरशिप, यदि नेतृत्व ही कमजोर है, क्षीण है, तो ऑर्गेनाइजेशन तो चलने से रही ढंग से, क्योंकि लीडर से टॉप टू बॉटम जाती हैं चीजें। जैसा लीडर का व्यवहार होगा वैसा ही बाकी के नीचे वाले लोगों का भी होगा जो हायरार्की में लोअर हैं, ठीक। तो अगर हम देखें, वीक लीडरशिप जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, किस चीज को नष्ट कर सकती है, संगठनात्मक वातावरण को, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस स्कूल के, जो जिस भी जगह पे काम चल रहा है, क्योंकि लीडर क्या है, एक तरह से फ्लैग बियरर है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। तो पेरेंटल इंडिफरेंस, अगर उदासीनता है पेरेंट्स की, स्कूल में बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी बातें सही है। रिसोर्सेज का भी लैक करना अपने आप में प्रॉब्लम है, लेकिन रिसोर्सेज, आप कम रिसोर्सेज में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। टीचर अपने आप में रिसोर्स बन जाएगा उस स्थिति में, जो भी पॉसिबल हो, जो भी आसपास हो, कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट लाया जा सकता है। बट अगर लीडर ही खराब है तो ये सारी चीजें इधर उधर चली जाएंगी, ना तो डिसिप्लिन क्रिएट हो पाएगा, सोर्सेज भी बर्बाद हो सकते हैं, रिसोर्सेज होते हुए भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। पेरेंटल इंडिफरेंस, ये सब एक साइड, और वीक लीडरशिप एक साइड, ठीक। तो सबसे बड़ा कारण ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को खराब करने में यही हो गया। अब कुछ चीजें समझते हैं कि लीडर और एक एडमिनिस्ट्रेटर में क्या अंतर है, या लीडर बनने का क्या प्रोसेस है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, एक व्यक्ति जिसको प्रबंधक या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ तो मैं प्रशंसक या कुछ तो हिंदी में डिफरेंट है इनके नाम, है ना। लीडर को हम नेतृत्वकर्ता कहेंगे, मैनेजर को प्रबंधक कह देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ तो कहते हैं हिंदी में, बट आप इनको इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में कई नाम है एक चीज के। तो अगर मैं देखूं एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूं, तो एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो रूल्स का, रेगुलेशंस का पालन करता है और उनको लागू करता है। यहाँ पे मैनेजर वो है जो मेंटेन करता है, जो भी काम उसको दिया गया है, रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखेगा। लीडर जो है वो एक व्यक्ति है जो विजन जिसके पास है ना। हम देखते हैं ना, 2-3 साल का विजन बनाते हैं, वो रिटर्न होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में कंसाइज होना चाहिए। स्कूल डेवलपमेंट प्लान में पढ़ रहे थे, तो लीडर विजन एज स्पॉटलाइट, विजन को वो बिल्कुल सेंटर में रखेगा कि मेरा एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया है, मुझे यहां तक पहुंचना है, मैंने ये सपना देखा है या मैं इस तरह से देखता हूं, ठीक। तो लीडर वो है जिसके पास विजन है, ठीक। 4 गोल्स हैं जो प्रपोज किए गए हैं, किसके द्वारा, बोल्स एंड डेवनपोर्ट के द्वारा 1975 में। ये आपके सिलेबस में है, 4 गोल्स फॉर बिकमिंग अ लीडर एज पर द मॉडल प्रपोज्ड बाय हुम, बोल्स एंड डेवनपोर्ट। ये 4 स्टेप्स हैं। शुरू के अगर आप 2 स्टेप्स पे अटके हुए, दैट मींस आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी, आप एक प्रबंधक हैं, प्रशासक हैं, व्हाटएवर। बट आप लीडर कब बनेंगे, जैसे ही आप इस रेड लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, 3rd या 4th पे चले जाएंगे, 3rd पे भी चले जाएंगे, तब भी आप क्या कहलाएंगे, एक लीडर कहलाएंगे। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर से लीडर बनने के लिए ये 2 स्टेप पार करके, ये जो लक्ष्मण रेखा कह लीजिए आप इसको, ये जो रेड लाइन है, इसके परे जाना पड़ेगा। पहला क्या है गोल, मेंटेनिंग स्कूल। भाई एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक मैनेजर, वो क्या कर लेगा, स्कूल को तो मेंटेन कर ही लेगा। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। दूसरा गोल क्या हुआ कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा से ज्यादा सीखने के मौके बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएं। लेकिन जो नेक्स्ट गोल है, जो कि गोल 3 है, इनोवेट करना, ये तो करा ही देंगे ना, नॉर्मल जनरल जनता भी करा देगी कि मेंटेनिंग स्कूल और प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ये आप एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, लेकिन इनोवेटर अगर आप हैं तब आप एक लीडर कहे जाएंगे। इसके बियॉन्ड जाकर के आप एक लीडर कहलाएंगे कि आप इनोवेट कर पाते हैं, कुछ नया सोच पाते हैं, नवाचार ला पाते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी ला पाते हैं, कुछ नए ढंग से स्कूल्स को भी अवार्ड्स मिलते हैं ना। भाई कौन सा स्कूल ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब वहां की लीडरशिप बेटर होगी, वहां इनोवेशन हो रही होगी। अदरवाइज चल तो सभी स्कूल्स रहे हैं, नीचे के 2 गोल्स तो सभी जगह पूरे हो रहे हैं। सेटिस्फाइंग नीड्स, यानी जो विद्यालय में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके प्रिंसिपल हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो अदर स्टाफ हो, सब एक दूसरे से क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है, सब आगे बढ़ रहे हैं एक साथ, सबके लिए वो विन विन सिचुएशन है, जहां सब अपने आप को, जो उनकी नीड्स हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो उनकी क्रिएटिविटी की नीड्स हो, वो सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही हैं, एक विजन की तरफ जा रहे हैं, सब वहां ग्रो हो पा रहे हैं। तो ये 4th ऑप्शन, बहुत कम लोग गोल 4 तक पहुंचेंगे। तो ये 3 और 4 एक लीडर की विशेषता है। 1 और 2 पे आप एक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो ये 4 गोल्स हैं लीडरशिप के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि लीडर में ये बाकी के 2 नहीं होंगे, वो भी होंगे। तो ये 4 गोल्स हैं जो लीडरशिप के लिए रखे गए हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक स्कूल लीडर्स के लिए मल्टीपल रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसमें 7 की प्रिंसिपल्स हैं। एक लीडर में ये 7 की क्वालिटीज या प्रिंसिपल्स वो फॉलो करेगा। पर्सपेक्टिव क्या है लीडरशिप को लेके, वो देखता कैसे है। पार्टनरशिप्स, स्कूल में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, यहाँ पे स्कूल में लीडरशिप से मतलब है मेनली हेड टीचर से, उसके बाद फिर टीचर्स भी अपने अपने रूप में लीडर्स ही हैं, ठीक है ना। इनोवेशन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, टीम को बिल्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, नए नए तरीके ला पा रहे हैं टीचिंग लर्निंग के या नहीं, खुद को सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, खुद को कितने अच्छे से मैनेज करता है व्यक्ति, लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 7 की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं